किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? स्मॉल एल से, ठीक है। और तीसरा जो भी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके बाद आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना, ये बेटा क्वांटम नंबर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, इलेक्ट्रॉन का जिस शेल के अंदर है उसका रेडियस क्या है, ठीक है, हर चीज बता रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, जो पहला क्वांटम नंबर है वो बेटा हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, ठीक है अक्षय, किस शेल के अंदर है, उस शेल का बेटा रेडियस कितना है, एवरेज डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस से, ठीक है, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यही चीज पढ़ी है ना आपने पहले क्वांटम नंबर के लिए। चलो दूसरा क्वांटम नंबर याद करो, उसमें आपने क्या चीज जानी थी? मैंने बताया था बेटा दूसरा क्वांटम नंबर आपको सबशेल्स की संख्या बताता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स आर प्रेजेंट इन ए शेल। जैसे के शेल है तो के शेल के अंदर बेटा कितने सबशेल होंगे, या एल शेल है उसके अंदर कितने सबशेल्स होने वाले हैं। अब हर एक सबशेल के अंदर कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग सबशेल्स है तो अलग अलग सबशेल्स की अलग अलग एनर्जी होगी बेटा, अलग अलग डिस्टेंस होगी उनकी न्यूक्लियस से, है ना पारुल? बताओ सबशेल की एनर्जी कितनी होगी, उनका रेडियस कितना होगा, और उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारी चीजें बेटा अपने को किससे पता चलती है? और एंगुलर मोमेंटम भी किससे पता चलता है? सेकंड वाला क्वांटम नंबर था। फिर मैंने आपको तीसरी चीज बताई थी सिंपल, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा तो ये हमें किस चीज के बारे में बताने वाला है? ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सुनना बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। सबशेल के भी बेटा हिस्से होते हैं। जैसे ऐसे मानो कल मैंने आपको शायद बताया हो, एक एड्रेस की अगर बात करें, जैसे अगर आपके घर का एड्रेस है तो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे इंडिया की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, कंट्री की। तो कंट्री क्या हो गया बेटा? एक एटम हो गया, ठीक है। फिर कंट्री के अंदर आप किसी स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट बेटा कैसे बनेगा? जैसे एटम के अंदर आप शेल की बात कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की शेल में है, एल में है, एम है या एन है, ठीक है बच्चों। तो पहला अगर देखोगे, पहला आपको क्या पता चल रहा है? पूरा एटम, एटम के अंदर आओगे तो और अंदर आओगे तो क्या दिखेगा? शेल दिखेंगे। शेल से भी अंदर आएंगे तो दीपक क्या होगा बेटा? सब शेल्स होंगे, ठीक है ना। और सब शेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे, ठीक है सुनील। और ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कहीं पर पॉसिबिलिटी होगी कि इतने एरिया के अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो बेटा पहला वाला क्वांटम नंबर शेल्स को बताएगा, दूसरा वाला क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल्स को बताता है। और यहां पर जब आएंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बेटा यहां पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं प्रेजेंट इन ए सबशेल, किसी सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो जीवन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है, इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से। थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये चीज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। पहले सारी चीजें लिख देते हैं, क्या क्या आपको पता चलेगा। सबसे पहले बेटा आपको क्या पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल बेटा, ठीक है। किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। वो भी अभी बताऊंगा किस तरीके से। फिर बेटा क्या होगा? किसी ऑर्बिटल की, अब एक तो आपको ठीक है ऑर्बिटल की एक तो नंबर पता चल जाए, दूसरा क्या पता चल जाए बेटा आपको? ठीक है, इसके अंदर इनकी एनर्जी कितनी है ऑर्बिटल की, वो तो चलो देखेंगे आगे। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों चीजों को समझ लो, जीवन इफेक्ट कैसे होता है और ये कैसे होता है। इसके बाद बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? m की वैल्यू क्या निकालोगे? क्या फॉर्मूला है आपके पास? तो m की वैल्यू को बेटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर ईच वैल्यू ऑफ l। अगर आपको l की वैल्यू पता है, l का मतलब क्या हुआ? एजीमुथल क्वांटम नंबर कल निकाला था ना l की वैल्यू को। अगर आपको बेटा l की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू होगी 2l+1 बच्चों। क्या वैल्यू होगी? 2l+1, ठीक है। 2l+1 निकाल सकते हैं।
और रेंज बेटा, रेंज का क्या मतलब है, कहां से कहां तक लाई करेगी एम की वैल्यू, किस रेंज से कहां तक लाई करेगा बेटा इसकी वैल्यू होगी, रेंज को कहते हैं, ये है -l से लेकर +l तक। अभी सब समझ में आएगा आपको, एक एक करके मैं सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका 2l + 1 हो गया, रेंज होगी -l से +l। अब आप देखो एक एक करके मैं सारी चीज दिखाता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा पहले शेल की बात करेंगे। अगर पहला शेल है फॉर फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हुई बताओ, n = 1 होता है ना, और l की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा यहाँ पर 0, l की वैल्यू 0, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, m की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको समझना कैसे, यहां पर मैंने क्या लिखा है, किसी भी l की वैल्यू की अगर रेंज देखोगे तो बेटा कहां से कहां लाई करेगी, -l से लेकर +l। और ये क्या बेटा दिखा रहा है, ये है नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इसमें आप 0 पुट करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 1, कितनी वैल्यू आएगी, जानवी कितनी वैल्यू होगी, 0 + 1 1 हो गई, एक वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों, कितनी वैल्यू आ रही है, एक सिंगल होगा। अब यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ बेटा कितने ऑर्बिटल होंगे पारुल, जो मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं, तो कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, अगर आप पहले शेल की बात कर रहे हो जिसमें l = 0 है तो m की वैल्यू बेटा क्या होगी, एक ऑर्बिटल है इसमें खाली, ओनली 1 ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि 1 वैल्यू आई है यहाँ पर, इस वैल्यू पे इस पे पुट करेंगे तो। और यहाँ पर बेटा लेकिन अगर रेंज लिखें उस वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे, -l से लेकर +l तक। तो अगर l की वैल्यू बेटा अच्छा 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -0 से लेकर +0। लेकिन क्या ऐसे कोई नंबर होते हैं, -0 +0 का कोई मतलब है, नहीं होता ना, 0 तो 0 होता है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर पहले शेल के लिए n = 1 है, l = 0 है, तो बेटा m की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। और इसमें बेटा सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ठीक है निकिता, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, ये है फॉर्मूला ऑर्बिटल निकालने का, जितने m की वैल्यू आएगी वही ऑर्बिटल की संख्या होगी, 2m + 1। तो एक ऑर्बिटल है बेटा इसके अंदर, जिसको कैसे लिखेंगे आप, 1s लिखते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा s ऑर्बिटल क्या है, ठीक है, इस तरीके से एक ऑर्बिटल है बेटा इसके अंदर खाली, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखते हैं दूसरा सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड शेल देखते हैं। अगर दूसरे शेल के लिए देखोगे तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू कितनी होती थी, 2 होती थी, है ना बच्चों, n = 2 हो गया। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कल याद करो हमने l की वैल्यू कैसे निकाली थी, जितनी भी n की वैल्यू होती थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, है ना, 0 से लेकर बेटा n-1 तक, n-1 तक लाई करती है, n-1 तक। तो कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक तो 0 होगी और एक 1, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, दो वैल्यू होंगी 0 और 1। अब सोचो m की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर l की दो वैल्यू आपको दिख रही है, m की वैल्यू जरा निकालो, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 पुट करोगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, 2 + 1, 3 वैल्यू है, और वो कौन कौन सी होगी, -l से लेकर +l, बेटा देखना, अगर l की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो कौन कौन सी हो रही है, m = -1, 0 और +1, समझ में आ रहा है सुनील, -l से लेकर बेटा +l तक 3 वैल्यू होंगी ना, 3 कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे अगर -1 से शुरू करोगे -1, फिर 0 और फिर 1, दिशा आ रहा है समझ में, 3 वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू तो 3 हो गई, और कहां से कहां तक, -l से लेके बेटा +l तक। इसका मतलब पारुल कितने ऑर्बिटल है इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल्स। अगर बेटा अगर हम देखें इस वाले सेकंड शेल के अंदर, तो बेटा इसके अंदर कितने दिखेंगे आपको, 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं,
मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे चल रहा है। जैसे पहला शेल होता है बेटा, एल की वैल्यू कल याद करना, तो मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कितने सबशेल्स होते हैं। अगर बेटा एन की वैल्यू 1 होती है अक्षय, तो बेटा पहला शेल के शेल के अंदर कितने सबशेल थे? सबशेल तो कोई भी नहीं था, एक बस एक ही शेल था, है ना। फिर मैंने कहा उसके अंदर देखो कितने ऑर्बिटल बताया, एक ही ऑर्बिटल है बेटा, 1s ऑर्बिटल है। अब दूसरे शेल की बात करो, एल शेल की बात करो, इस शेल के अंदर बेटा कितने पार्टीशन है? 2 पार्टीशन है, 2 पार्टीशन होते हैं, एल की वैल्यू 2 दिख रही है ना, जितनी एल की वैल्यू होगी बेटा उतने सबशेल्स होंगे। कल बोला था आपको 0 और 1, और उसमें डायग्राम बना के भी दिखाया था बेटा, एक s ऑर्बिटल था और एक p ऑर्बिटल था पारू, है ना। देखो ऐसे, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे आपका एल शेल है, तो एल शेल के अंदर बेटा क्या होंगे? 2 पार्टीशन होंगे, ठीक है। एक आप बोलोगे 1s और एक को बोलोगे 1p, ठीक है। ये सबशेल हो गए, ये 2 सबशेल हो गए। फिर इसके अंदर बेटा, इसके अंदर तो कोई और ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार ये देखो, p के अंदर बेटा 3 पार्टीशन है, जो m की वैल्यू है वो क्या दिखा रही है? इस सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं? तो बेटा कौन कौन से होंगे? 3 है, px, py, pz। अभी ऑर्बिटल जब आपको बताऊंगा तो देखो दिखाऊंगा s ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, p कितने टाइप के होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं सबशेल के अंदर। ये सबशेल है, ये बेटा सबशेल हो गए, ये शेल हो गए, और ये ऑर्बिटल हो गए। दीपक समझ में आ रहा है? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं यहाँ पर। इस p के अंदर कितने दिख रहे हैं बेटा आपको? 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से? लिख भी देता हूं। बोलो बेटा, इतना समझ में आया है क्या? आ रहा है समझ में? देखो इलेक्ट्रॉन को खोजने की जांच चल रही है, तो सबसे पहले बेटा हम शेल की बात करेंगे, फिर शेल के अंदर जाओगे तो पहला क्वांटम नंबर जो एन है वो तो आपको शेल बताता है, शेल के बारे में, शेल की एनर्जी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर बेटा उससे और अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर सब शेल दिखेगा। जैसे अगर एल की बात करें तो उसके अंदर 2 सब शेल हो गए। फिर और अंदर जाओ तो उसमें ऑर्बिटल की बात करोगे, तो एस के अंदर तो बेटा एक ही ऑर्बिटल है, एस के अंदर एक ही होता है, यहाँ पर उसको छोड़ो, अभी इसके अंदर है ही नहीं। और यहाँ पर अगर देखेंगे पी के अंदर, तो पी के 3 पार्टीशन दिख रहे हैं, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। बस ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्बिटल है px py pz। इतना बेटा समझ में आया? इसमें हमें क्या क्या चीज पता चल रही है? देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सबशेल, किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2n+1 से। जितनी m की वैल्यू होंगी उतने ही बेटा ऑर्बिटल होंगे, ठीक है बच्चों। जितनी m की वैल्यू होंगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ जीमेन इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इससे। कैसे बेटा, ये m की वैल्यू आपको ये बता रही है कि जीमेन इफेक्ट कैसे हुआ। तो बेटा यहाँ पर 3 वैल्यू दिख रही है आपको, सभी बच्चे समझ रहे हैं, m की 3 वैल्यू आ रही है। अब आप सोचो, जब यहाँ पर बेटा किसी हाइड्रोजन एटम में या कोई एटम के अंदर अगर मान लो 3 लाइन दिखाई देंगी, अगर एक लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो दीपक इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बेटा 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, यानी 3 अलग अलग तरह की वेवलेंथ दिखा रहा है। समझे मेरी बात? अगर एक लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो बेटा वो क्या दिखा रहा है? या तो वो px ऑर्बिटल के अंदर है बेटा, या वो py ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर वो pz के अंदर है। ये 3 ऑर्बिटल हैं। इसी तरीके से अगर मान लो सोचो, अगर 3 की जगह बेटा अगर 5 लाइनें हैं, सुनना मेरी बात, अगर एक लाइन बेटा 5 में स्प्लिट हो रही है, तो बेटा हमें क्या पता चलेगा? कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा, कोई दूसरे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे डी ऑर्बिटल की अगर बात कर रहे हैं बेटा, डी सबशेल की, सॉरी, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? कल मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, देखो, देखना भूल गए शायद। एस के अंदर एक होता है, फिर यहाँ पर ये देखो दिखाया था एस और पी, ठीक है। फिर मैंने ये आपको बताया था एस पी डी, ये क्या थे? आपके सबशेल्स थे, एस पी डी है। फिर मैंने आपको ये लिखवाया था, देखो ये देखो, किसी ऑर्बिटल के अंदर कितनी संख्या होती है। अगर मान लो ये सबशेल है तो इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? एस के अंदर बेटा कितने होते हैं? एक होता है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है खाली।
p के अंदर कितने होते हैं 3, d के अंदर 5 और f के अंदर 7। ये याद है बच्चों ये चीज? तो इसमें देखो ना, अगर मान लो बेटा एक लाइन अगर एक ही में स्प्लिट रहती है, मतलब स्प्लिट नहीं होती तो वो s ऑर्बिटल, इसका मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। अगर तीन लाइंस में डिवाइड हो गई बेटा तो इसका मतलब क्या है, तीन टाइप के ऑर्बिटल हो सकते हैं p के अंदर, है ना। एक x डायरेक्शन में है बेटा, ऐसे समझो ऑर्बिटल का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में है, एक z डायरेक्शन में है। तीन अलग अलग टाइप की डायरेक्शंस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से E में होगा तो 5 टाइप में शो करेगा, F में होगा 7 टाइप में, ठीक है। तो स्प्लिटिंग का मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, देखो जैसे ही आपने किसी इलेक्ट्रॉन को बेटा, किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, सुनना, जैसे ही आपने बेटा किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी एटम को मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद रोटेट करता है, एक एक्सिस पर बेटा रोटेट करता है, और जब बेटा एक्सिस पर रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, का एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। याद करो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था 10th क्लास में, याद करो कि इलेक्ट्रिसिटी से बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी कन्वर्ट हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में हो सकती है, जनरेटर वगैरह ये सब पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का आपस में एक दूसरे से रिश्ता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है तो बेटा उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा बेटा, जब वो अब एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी याद करोगे तो मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी, जब कभी कोई बेटा चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक्सिस पर या कहीं पर एक्सेलरेट करता है, तो उसकी वजह से बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाद में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में भी कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो जब आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, अब सोचना इलेक्ट्रॉन का खुद का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर का भी है, उसका बेटा क्या असर दिखेगा, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एनर्जी को बेटा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन बेटा तीन तरह के रेडिएशन शो करेंगे, मतलब तीन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर वो रेडिएट कर देगा अपनी एनर्जी को, इसलिए वहां पर स्प्लिटिंग दिखाई देती है। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या करता, इलेक्ट्रॉन एक ही सबशेल के अंदर रहता, ठीक है। लेकिन एक्साइट होने के बाद बेटा वो क्या कर गया, वो किसी और ऑर्बिटल के अंदर चला गया बेटा, दीपक किसी और ऑर्बिटल के अंदर चला गया जहां पर तीन टाइप के डिवीजन हो गए, यानी तीन तरह के ओरिएंटेशन हो गए। तो जैसे मान लो अगर S के अंदर होता तो खाली एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन P के अंदर चला गया अगर हायर एनर्जी लेवल में, तो फिर वहां पर क्या होगा, वो तीन डायरेक्शन में दिखाई देगा, PX में होगा, PY और PZ, ये चीज है, इस तरीके से समझो। अब आया कुछ समझ में, अब समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा मैंने कहा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो यहाँ पर जीमैन इफेक्ट को दिखाएगा, आपको समझाएगा जीमैन इफेक्ट के बारे में कि क्यों लाइंस स्प्लिट हो रही है, और अगर हो रही है तो इनका मतलब क्या है। इनका मतलब है बेटा तीन अलग अलग तरह के वेवलेंथ, तीन अलग अलग तरह के वेवलेंथ हो रहे हैं, रेडिएशंस हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा तीन ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। ये है बस सिंपल सी चीज, ठीक है। और अगर वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो बेटा उसका तरीका है, नंबर ऑफ वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो 12+1 का यूज करो। और अगर आपको निकालना है कौन कौन सी वैल्यू होगी कहां से कहां तक, तो -l से लेके +l तक। बेटा अभी मैंने दो शेल के लिए लिखा है, अगर मैं तीसरे के लिए देखूं, थर्ड शेल के लिए भी देख लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। तीसरे शेल की बात करो, अगर थर्ड शेल हो गया बेटा, तो थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू बेटा 3। अब l की वैल्यू बताओ कितनी होगी दीपक, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 0 से लेके n-1 तक लाई करती है, तो देखो कौन कौन सी हो जाएगी, 0 और 1 तो पहले से ही थी, और -n-1 का मतलब हो गया 2, एक और आ जाएगी वैल्यू, तीन वैल्यू आ गई है, ठीक है। और n की कितनी हो जाएगी बेटा, 2n+1 में पुट करो तो 5 वैल्यू आएंगी, 2 × 2 + 1 5 हो गई,
कौन कौन सी वैल्यू होंगी अक्षय बताइए जरा, n की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर थर्ड सेल के लिए, कहां से कहां तक, माइनस एल से लेके बेटा प्लस एल तक, तो माइनस एल का मतलब क्या हुआ, -2 -2 -1 है ना, यस कितने जाएंगे 0 0 1 और 2, ठीक है बेटा 5 वैल्यू हो गई, समझ रहे हैं सभी बच्चे, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही आसान है, दिमाग पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो L की वैल्यू बेटा 3 हो गई और N की वैल्यू 5 हो गई। अब यहां से सिंपल तरीके से समझो, तीसरे शेल के अंदर जानवी नंबर ऑफ शेल तो बेटा हो गए 1 है ना, तीसरा शेल है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हो गए बेटा, अगर L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 3 सबशेल हो गए, है ना, 3 सबशेल हो गए बेटा S P और D, 3 शेल्स हो गए, और इन तीनों शेलों के अंदर बेटा ऑर्बिटल कितने होंगे, कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल कितने हो गए 5 ऑर्बिटल, बस यही चीज समझा रही है मेरे को कि एक तीसरे शेल की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ सबशेल्स हो गए 3, और उन 3 सबशेल्स के अंदर अगर और पार्टीशन देखोगे तो ऑर्बिटल हो गए 5, ठीक है ना, आया समझ में, बस यही चीज आपको बतानी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और कुछ भी नहीं है, बस यही चीज इंडिकेट करता है, एक तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा बेटा, और ये बताएगा कि जी-मैन इफेक्ट क्यों होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बेटा हर एक के अंदर निकाल सकते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे जी-मैन इफेक्ट समझा रहा था तो उसमें थोड़ा सा और समझाना है आपको, यहाँ पर बेटा एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो डीजनरेट का बेटा मतलब क्या हुआ, ये चीज आप देखो, डीजनरेट का मतलब क्या होता है, अरे यार ये सब क्या है, इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, बेटा नोट्स में देख के बताओ एक बार डीजनरेट का मतलब तब तक, तो बस सेम सबसे लिखा हुआ एनर्जी, क्या लिखा हुआ है उसमें, शेल्स हैविंग सेम एनर्जी, अगर बेटा ऑर्बिटल्स की अगर सेम एनर्जी हो जाए तो उसको बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे देखो आप यहाँ पर जो मैंने आपको 3 ऑर्बिटल्स बताए हैं बेटा, अगर आप पी सबशेल की बात करोगे इस वाले केस में, है ना, px py pz, तो ये तीनों बेटा एक ही सबशेल को बिलोंग करते हैं पारुल, तीनों एक ही को बिलोंग करते हैं, तो इन तीनों की एनर्जी बेटा क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी तीनों की एनर्जी, px py और pz ऑर्बिटल की बेटा एनर्जी क्या होगी, इक्वल एनर्जी होती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बेटा, इसको क्या बोला जाता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर बेटा जी-मैन इफेक्ट को समझो कि जी-मैन इफेक्ट क्यों शो होता है, इसको और थोड़ा समझ लो। तो अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे बेटा, तो जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन कोई नॉर्मली मूव कर रहा है, अभी आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तो फिर क्या होगा, इन तीनों ऑर्बिटल की बेटा एनर्जी क्या होगी, बोलो, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ दोज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट में, जो ऑर्बिटल बेटा एक ही सबशेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेम सबशेल, एक ही सबशेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और जिनकी एनर्जी बेटा इक्वल हो एंड हैव सेम एनर्जी, सेम या इक्वल एनर्जी हो, उसको बोलेंगे आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, जैसे px py pz ये तीनों क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। अब बेटा सोचो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इन तीनों के साथ क्या होगा, अभी तक तो तीनों की एनर्जी क्या थी, सेम थी,
लेकिन जब बेटा आपने किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये तीनों बेटा ऑर्बिटल जो हैं, तीनों ऑर्बिटल का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है ना कि एक की एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, एक कम करे, एक ज्यादा करे। जब तीनों बेटा अलग अलग एनर्जी शो करेंगे, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें से जो वेवलेंथ निकलेगी, जो रेडिएशंस निकलेंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर से, उनकी लैम्डा की वैल्यू भी बेटा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? जब बेटा नॉर्मल कंडीशन है, देखो जब कोई नॉर्मल एटम रहता, अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, तब बेटा इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी पारुल? तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे ये तीनों। ठीक है, ये तीनों क्या थे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे। लेकिन जब आपने उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो वहां पर आप देखोगे बेटा कि ये तीनों अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन भी मेरे पास है। ठीक है, जैसे समझो बेटा एक ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में है, इस तरीके का डायरेक्शन, उसका मतलब जो शेप है वो एक्स डायरेक्शन के बेटा अलोंग है, एक वाई डायरेक्शन के अलोंग है, इस तरीके से पी ऑर्बिटल, और एक तीसरी डायमेंशन के अलोंग है। तो सोचो अगर मान लो कोई अगर फोर्स लगाता है, अगर बेटा कोई फोर्स लगता है, तो तीनों पर बेटा क्या तीनों पर सेम फोर्स लगेगा अक्षय? एक इस डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड में है। सोचो, एक चीज कॉमन सी सोचो, अगर मैं इन तीनों ऑर्बिटल पर अगर एनर्जी भी लगाऊं, किसी भी तरह का फोर्स लगाऊं, तो बेटा तीनों पर एक जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई अलग डायरेक्शन में है। समझ रहे हो ना सिंपल सी चीज? तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अपना असर दिखाएगा, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आपने रखा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा, तो ये फोर्स जो है तीनों डायरेक्शन में अलग अलग होगा। जैसे दिखाता हूं px py कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। ये देखो, वैसे बाद में डायग्राम दे रखे हैं आपको, देखो ये px होता है, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, एक py होता है, इस तरह का शेप है इसका, और एक होता है pz, ये तीसरा वाला। तो सोचो तीनों के ऊपर बेटा अलग अलग फोर्स लगेंगे, बताओ। अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मान लो इस तरीके से है, देखो, तो तीनों में अलग अलग वैल्यू होगी, है कि नहीं? किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, और किसी में सबसे कम होगी। बिल्कुल सिंपल बेटा, से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मान लो ये फोर्स है कोई, तो बेटा इस डायरेक्शन में लगने की वजह से इस पर कोई और वैल्यू है, इस पर कोई और वैल्यू है, इस पर कोई और वैल्यू है ना? और इसी वजह से बेटा तीनों के अंदर जो लैम्डा निकलेगा, तीनों के अंदर से जो रेडिएशंस निकलेंगे, उसकी वैल्यू भी बेटा क्या हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग होगी, और एनर्जी की वजह से बेटा लैम्डा भी अलग अलग होगा तीनों का। तो जब तीनों का लैम्डा अलग अलग होगा दिशा, तो क्या होगा बेटा, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको स्प्लिटिंग होते देखोगे, तो वहां पर एक लाइन बेटा क्या हो गई, तीन पार्टीशंस दिखाएगी। ये देखो अलग अलग लैम्डा की वैल्यू दिखाएगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। समझ रहे हो मेरी बात? जो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा मैंने बताया था, हर एक लाइन एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है ना? तो अगर तीन पार्टीशन हो गए पारुल, तो इसका मतलब क्या है, तीनों ऑर्बिटल बेटा अलग अलग एनर्जी डिस्प्ले कर रहे हैं। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चीजें समझने के लिए। पहले ये था कि तीनों ऑर्बिटल अलग अलग तो थे, लेकिन उनकी एनर्जी बेटा क्या थी, सेम एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो क्या हुआ, तीनों ने अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो बेटा अलग अलग तरह के रेडिएशन रिलीज हुए बाद में। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर तो वही चीज दिख रही है आपको, इस तरीके की स्प्लिटिंग आपको दिखाई देती है, वहां पर लाइन स्प्लिट हो जाती है। एक लाइन बेटा तीन या तीन से ज्यादा लाइनों में, दो या दो से, कितनी भी लाइन में स्प्लिट हो सकती है। जितनी लाइन में स्प्लिट हो रही है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ है उसके अंदर, अलग अलग तरह का रेडिएशन हो गया। हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी आपको अलग मिलेगी। ठीक है, द थ्री ऑर्बिटल विल हैव डिफरेंट एनर्जी, है ना? इसकी एनर्जी अलग होगी बेटा, E1, इसकी E2 मान लो, और इसकी E3 मान लो, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे करके मैंने ड्रॉ करके लिख दिया है।
E1 is not equal to E2 is not equal to E3। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी अब चेंज हो गई। पहले सेम थी, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे थे तब तीनों सेम थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा बेटा तो एनर्जी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो गई, लाइंस अलग अलग हो गई। ठीक है, पहले लैम्डा सेम आएगा फिर अलग अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटो? सबको बताओ जल्दी, जीमैन इफेक्ट समझ में आया? बस कभी भूलोगे नहीं इसको, बस ये चीज ध्यान रखना। अगला बेटा क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा है देखिए जरा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका क्या मतलब होगा बेटा? नाम से पता चल रहा है कुछ? थोड़ा बहुत नाम से आइडिया लग रहा है बच्चों? नाम को अगर सोच रहे हो तो नाम से क्या पता चल रहा है आपको, बताओ। बताइए बच्चों, स्पिन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन कर रहा है बताओ जरा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बेटा सर्कुलर मोशन करते वक्त वो स्पिन भी तो करता है अपनी एक्सिस पर, रोटेट होगा बेटा। दो तरीके से रोटेट कर सकता है अपनी खुद की एक्सिस पर, दो तरीके से बेटा रोटेशन हो सकता है। एक रोटेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक कौन सा होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये समझते हो दोनों चीजें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यस सर। क्लॉक की डायरेक्शन में रिवॉल्व रोटेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है बेटा, तो सोचो किसी, अगला क्वांटम नंबर लिखता हूं, इसको लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको रिप्रेजेंट बेटा किससे करते हैं? एस से करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एस, स्पिन क्वांटम नंबर को एस या एमएस से करते हैं। ठीक है, एमएस मैंने उसमें भी लिख दिया लगता है गलती से, एमएस उसमें नहीं आएगा, एमएल होगा उसमें। ठीक है, मैग्नेटिक बेस को एमएस से भी करते हैं, एस से भी करते हैं। तो बेटा सोचो कोई इलेक्ट्रॉन है, किस तरीके से रोटेट कर सकता है? या तो बेटा क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, है ना, या फिर इसकी ठीक अपोजिट। ठीक है, तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा एल की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, एम की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी दो ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, या तो बेटा वो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और एक चीज और, अगर बेटा स्टैंडर्ड की बात करें तो जब कभी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जब एंटी क्लॉकवाइज बेटा मूव करता है तो उसको हम प्लस लेते हैं। तो जैसे इसकी दो वैल्यू हो सकती है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू हो सकती है, एक बेटा हो सकती है प्लस हाफ और एक हो सकती है माइनस हाफ। समझ रहे हो? प्लस हाफ कब होगी? जब एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जब क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम अपोजिट मानते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ोगे कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये बेटा दो वैल्यू होती है किसी भी m की वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। अगर आप देखोगे किसी भी ऑर्बिटल के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, किसी m की वैल्यू के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यू होती है, कैन हैव ओनली टू वैल्यू। ठीक है बच्चों, दो वैल्यू होती है s की, जिसको बोलते हैं प्लस हाफ यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एक माइनस हाफ जब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। ठीक है, अब बेटा देखो ये स्पिन क्वांटम नंबर, एक तो आपको स्पिन की चीज बता रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा बेटा एक चीज और दिखाएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कैसे करके बताता हूं आपको। यहां पर बेटा आपको ये भी शो करेगा, स्पिन क्वांटम नंबर आल्सो एक्सप्लेन the magnetic properties of electron। किसी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा क्या है ये बताएगा।
कैसे, अभी बताता हूं आपको। ऑर्बिटल के अंदर बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ऑर्बिटल के अंदर होगा ना। अब दो कंडीशन हो सकती है बेटा, जैसे दो कंडीशन हो सकती है, आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये अपना p ऑर्बिटल है, ठीक है, p सब शेल है, उसके अंदर मान लो ये तीन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है और बेटा एक pz है। देखना ध्यान से, यहाँ इनके अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल है बेटा, दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल हो इसके अंदर, पूरी तरीके से समझते हो, जैसे मान लो इसकी जो भी कैपेसिटी हो, इलेक्ट्रॉन भरने की जो भी कैपेसिटी हो, वैसे बेटा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर से दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये मैं आपको अगला प्रिंसिपल बताऊंगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके अंदर आएगा ये, ठीक है। अभी सिर्फ आप ऐसे समझ लो, जो भी इसकी कैपेसिटी है, इस ऑर्बिटल के अंदर बेटा जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो ये होगा कि पूरी तरीके से इसके अंदर ऑर्बिटल फिल होगा ये, या तो बेटा फुल्ली फिल्ड होगा, या फिर बेटा क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में बेटा जो आप यहाँ पर देख रहे हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, मैंने आपको बताया दो तरीके की वैल्यू होती है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो ऐसे समझाता हूँ, किसी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आ रही है, इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि बेटा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, इस तरीके से, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर, अगर इन ऑर्बिटल्स के अंदर अगर मैं कहूँ कि ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड मतलब हर एक के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, या फिर हाफ फिल्ड है, या तो ऐसा हो सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे। अब अगर फुल्ली फिल्ड होगा तो बेटा ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर हाफ फिल्ड होगा तो अलग शो करेगा। बताता हूं कैसे। जैसे मान लो अगर पहला केस लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल है, इसके अंदर पूरी जितनी भी स्पेस है ऑर्बिटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल है, तब बेटा क्या होगा, अगर पूरी तरह फिल होगा तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, अगर बेटा आप अगर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसके ऊपर, तो क्या देखोगे, उस मैग्नेटिक फील्ड से बेटा ये क्या करेगा, क्या करना चाहिए, जैसे ऐसे समझ लो, आप कोई चीज किसी को ऐसी चीज दे रहे हो जो पहले से उसके पास है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर बेटा पूरी तरीके से फिल है, ठीक है, उनका खुद का एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, समझ रहे बच्चों। अब आपने बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो सोचो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, बस ये दिमाग लगाओ। रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, वेरी गुड। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बेटा अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर फुल्ली फिल्ड है, पहले से भरे हुए हैं, जिनका अपना खुद का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अब मैग्नेटिक मोमेंट भी बताऊंगा क्या होता है, तो बेटा अगर उनका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है अपना, तो वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बेटा जाहिर सी बात है उसको रिपेल कर देंगे, और जब वो उसको रिपेल करेंगे तो हम उस बेटा मटेरियल को बोलते हैं, जब यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर बेटा रिपल्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस तरह के मटेरियल्स को बोलेंगे हम, ये डायामैग्नेटिक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका, डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, जिनके अंदर, जिनके ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल्ड होते हैं पारोल, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल्ड है, इसीलिए बेटा बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको रिपेल कर देंगे, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हाफ फील्ड होंगे तो क्या होगा, अगर मान लो उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर अगर जगह खाली है, तो फिर क्या होगा, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। बस दो ही कंडीशन है, या तो अट्रैक्ट करना है या फिर रिपेल करना है। तो यहाँ पर बेटा अगर रिपेल करेंगे और दूसरा अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे अगर आप रखोगे, तो बेटा वो क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे, ठीक है। और अट्रैक्ट होने के बाद बेटा कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं, और ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अक्षय,
किसी भी मेटल के अंदर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बेटा किस तरीके से है ना। सोडियम का अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, कैल्शियम के अलग करेगा, जिस तरह का उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा। किसी के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में p में होंगे, किसी में हाफ फील्ड होंगे, किसी में फुल्ली फील्ड होंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अभी मैं आगे बताऊंगा तो और समझ में आएगा, बस आप अभी इतना समझ के चलो, ठीक है। तो बेटा ये आपको मैंने बताया कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। एक चीज और आपको समझानी है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट समझो क्या है। जैसे बेटा देखो मैग्नेटिक मोमेंट का समझाता हूं। जैसे मान लो अगर कोई बाहर का बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपने रखा, किसी बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एटम को रखा, तो मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे बेटा। तो जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट का मतलब होता है। जैसे टॉर्क समझते हो, टॉर्क फिजिक्स में सर ने बताया होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, याद है आपको। अगर मान लो जैसे एक चीज छोटी सी चीज समझाता हूं, जैसे हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, अगर बेटा वो कितनी देर तक दूर तक फोर्स लगता है, जितनी डिस्टेंस तक लगता है उतना ही ज्यादा टॉर्क की वैल्यू होती है ना। गाड़ियों में भी टॉर्क की बात करते हैं। ऐसी बेटा अगर मैग्नेटिक फोर्स होगा, समझ रहे मेरी बात। जैसे अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स बेटा लगा रहे हो किसी एटम के ऊपर, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो और कितनी दूरी तक लगा रहे हो, कितनी डिस्टेंस तक लगा रहे हो, उसको क्या बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट। उसको बेटा क्या बोलते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और बेटा इसको नापने के लिए हम जो यूनिट मेजर करते हैं, जो यूनिट होती है हमारी, वो होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन ये वही यूनिट है जिससे एंगुलर मोमेंटम मेजर करते थे। वो कल आपको एक एल वाला फॉर्मूला बताया था, √L × L+1 h/2π, जिससे बेटा हम एंगुलर मोमेंटम वैल्यू निकालते हैं। याद आ रहा है, एंगुलर मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। उसी तरीके से बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है बताओ जरा बच्चों। n × n+2, n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब क्या है, ये इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। Bm का मतलब है बेटा ये इसकी यूनिट है, बोर के नाम पर रख दी है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे, √n × n+2। n का मतलब यहां पर अक्षर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। इसी को तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हो। n की वैल्यू है, अगर आप पहले शेल के लिए निकालना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगा तब भी निकाल सकते हो बेटा, दूसरे के लिए निकालना चाहो उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपको n की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पर बेटा n का मतलब वो नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी n का मतलब बेटा ये नहीं है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज समझाना है क्या है, n का मतलब बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, कुछ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे मान लो ये px py pz, 3 ऑर्बिटल मैंने लिख दी। अब बेटा हो सकता है इनके अंदर आधे आधे इलेक्ट्रॉन ही हो, जैसे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे, देखो जरा, 3 अनपेयर्ड हो गए, बोलो 3 अनपेयर्ड हो गए ना, पेयरिंग नहीं है इनके अंदर। और अगर मैंने पेयर बना दिया, अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितने, 2 अनपेयर्ड। अब बताओ अब कितने रह गए, 1। तो बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा आपको पता चल जाएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीकेशन पता होगी। वो भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम पूरा लिखेंगे हर एक ऑर्बिटल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर इतना है, 1s के अंदर इतना है, 2s के अंदर इतना है, p ऑर्बिटल के अंदर इतना है, हर एक ऑर्बिटल के बीच में लिखेंगे, तो उसको बेटा बोलते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं,
ठीक है, वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ के चलो बेटा n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो हमें गिवन होगा। अगर हमें जैसे कैल्शियम के अंदर निकालना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेटा लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और वेट करो, तो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना आप याद रखो कि n का मतलब बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अगला प्रिंसिपल आपको बताना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहां तक बेटा सबको समझ में आया स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब और उसका यूज क्या है? देख के बता दो, देख लो बेटा ध्यान से और फिर बताइए। सर वो बता दीजिए। क्या यूनिट? नो सर, आपने बोला ना इसका यूज क्या है, वो बता दीजिए। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया बेटा सबको? बस ये ध्यान रखो कि स्पिन क्वांटम नंबर से बेटा अपने को क्या चीजें पता चलती हैं? दो चीज पता चलेंगी। क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन किस साइड का रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और दूसरा बेटा हमें ये पता चलेगा कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अगर फुली फील्ड होगा तो रिपेल करता है और अगर हाफ फील्ड होता है तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और वैल्यू तो सिंपल सी मैंने बताए थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। चलो, तो अब पढ़ते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा क्या है। व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसको बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस प्रिंसिपल। तो एक साइंटिस्ट ने बेटा, ठीक है, पॉली जिनका शॉर्ट नेम है, तो पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोला जाता है केमिस्ट्री में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बताओ बेटा, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर दिया। कभी भी देखो कोई चीज लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग, समझते हो? अगर मैं किसी बच्चे को एक्सक्लूड कर दूं क्लास से तो इसका मतलब क्या है? हटाना। एक्स का मतलब बाहर है ना, एक्सक्लूजन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? बाहर निकालना। इंक्लूजन का मतलब इंक्लूड करना, क्लास के अंदर किसी बच्चे को इंक्लूड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, और एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सक्लूजन का मतलब बेटा बाहर निकालना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब हुआ एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये बताएगा कि किसी शेल के अंदर या किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने अपने को क्वांटम नंबर होंगे। तो अभी वो देखो प्रिंसिपल समझो बेटा, इनका नाम था पूरा, इट वाज गिवन बाय वोल्फगैंग पॉली। तो इसका पूरा नाम इनका था, थोड़ा अजीब सा नाम है, वोल्फगैंग पॉली। ठीक है, और इन्होंने बेटा क्या स्टेटमेंट दिया देखना, ही सेड दैट कोई भी बेटा ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सुनना ध्यान से, किसी भी एटम के अंदर बेटा दो ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते जिनका क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर बिल्कुल एक जैसा हो। मतलब जिसमें कि बेटा चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, एक जैसी हो। और इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जैसे मैंने कहा था ना एड्रेस की बात, तो क्या दो आदमियों के एड्रेस बिल्कुल सेम हो सकते हैं? अब आप ये मत कहना परिवार की बात मत करना, परिवार वाली चीज यहां पर नहीं चलेगी। ठीक है, आप ऐसे समझो कि दो अलग अलग आदमियों का एड्रेस ढूंढ रहा हूं मैंने दो चिट्ठियां डाली, एक अलग एक अलग, तो कभी भी बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का एड्रेस बिल्कुल, अगर मान लो वो शहर एक सेम हो सकता है, गली मोहल्ला सेम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मकान के अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं। समझ रहे हो? ऐसा वो किराए वाली बात मत करना यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं। ठीक है, तो ऐसे बेटा अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा उसके चारों सेट क्वांटम नंबर का जो सेट होगा उन चारों की वैल्यू बेटा कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगी अक्षर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम हो गए। समझ रहे हो? तो यही उन्होंने बोला था, ही स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर बेटा ऐसा नहीं होगा कभी भी कि no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum number, चारों क्वांटम नंबर सेम हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, एक तो बेटा उन्होंने ये बात कही कि कभी भी दो
एटम्स के अंदर सॉरी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यानी उनके क्वांटम नंबर बेटा हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आएगा उनके अंदर, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मैं बता रहा था ना आपको, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा मैक्सिमम, चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, ठीक है। कोई भी ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे होंगे, एक का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का बेटा क्या होगा अक्षय, एंटी क्लॉक, बैलेंस करेगा दूसरे को, जैसे एक इधर की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा प्लस हाफ और एक एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। इस तरीके से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल के अंदर। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्टेटमेंट को ध्यान दो, 2 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं। एक तो ये नो टू इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैन हैव सेम सेट सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर 4 क्वांटम नंबर है बेटा तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। और दूसरा, एन ऑर्बिटल कैन हैव, एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा रोटेशन क्या होगा, हैविंग अपोजिट स्पिन। बेटा इनका स्पिन क्या होगा, बोलो, अपोजिट होगा। एक का प्लस हाफ होगा, है ना, एक की वैल्यू बेटा क्या होगी, प्लस हाफ होगी, तो दूसरे की माइनस हाफ। ठीक है बच्चों, सिंपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है। दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। ये आपको बेटा यहाँ पर क्वांटम नंबर का टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल के साथ। अब मैं आपको बस एक छोटी सी चीज, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैं आपको बस एक बार नोट्स के अंदर बेटा अगर देखेंगे तो आपको मैंने देखो ये दे रखा है डायग्राम बना के, ये समझा रखा है कि के शेल के अंदर अगर देखोगे तो उसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, दिख रहा है डायग्राम, एक बार टेबल देखो, एक बार बोर्ड पर मैं टेबल बना के दिखाना चाहता हूं, आपको समझ में आए, ताकि कि इस टेबल को का मतलब क्या है। अगर बेटा हम सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू को देखें हर एक शेल के लिए, तो जरा जल्दी से देखते हैं। अगर बेटा पहले शेल के लिए देखोगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए इस तरीके से निकाला हुआ है। तो यहां पर अगर बेटा देखो, यहां पर ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पहले लिखेंगे शेल, ठीक है, शेल देखते हैं। तो चलो एक एक करके क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखते हैं। अगर बेटा पहला के शेल लेते हैं, हम के शेल की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू l कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा, जिसको ml, इसको तो l ही ठीक है, ये है m या फिर ml, ठीक है। और अगला है s या ms, ठीक है। m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी बेटा, है ना, होती है, हर एक में सेम ही रहेगी, ये तो हर एक में सेम रहेगी, ठीक है। तो बेटा k के अंदर तो कोई भी शेल नहीं है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, k l शेल के अंदर देखो नंबर ऑफ बेटा शेल कितने हैं, n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1, 2 शेल हो गए, 2 सब शेल हो गए ना यहाँ पर, ये देखो 2 सब शेल हो गए बेटा, यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई, 0 और 1। इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये ड्रॉ करके भी लिखता भी जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑर्बिटल बेटा होगा, एक सब शेल होगा आपका s, और दूसरा क्या होगा 1p। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर ये भी लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको नोट्स में भी ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम इसके अंदर, देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना पहले शेल के अंदर,
दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? यहां पर कितने होंगे? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? 0 1 -1, 3 ऑर्बिटल है ना? 3 ऑर्बिटल है यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे? अगर इसके अंदर देखोगे बेटा तो 3 ऑर्बिटल हो गए, यानी यहां पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, 2 यहां पर है, ठीक है, प्लस 6 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? तो यहां पर भी +1/2 -1/2, ठीक है बेटा। यहां पर कितने होंगे? सॉरी s के लिए तो 0 हो गई वैल्यू, यहां होगी -1 और +1। तो कैसे लिखेंगे इसको? 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? px py pz बेटा, और हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 2 + 2 + 2 कितने हुए? बोलो। 6 हो गए ना? 6 तो ये, और 2 इस वाले ऑर्बिटल के। पूरे शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पूरे शेल के अंदर इसमें 2 है, इसमें कितने हो जाएंगे? 6 + 2 8 हो गए। बस यही चीज बता रहा था, समझ रहे हो? 2 इसके अंदर बेटा, एस वाले के अंदर, और 6 इसके अंदर। 6 कैसे? 2 2 2 2 px के अंदर, 2 py के अंदर, 2 pz के अंदर। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? इसी तरीके से तीसरे के लिए देख सकते हो, तीसरे में भी बढ़ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अब तीसरे में, ठीक है। उसके अंदर सबशेल और बढ़ जाएंगे, 5 वैल्यू आएंगी ना, 5 वैल्यू आएंगी। 0 यहां से शुरू करो, -2 -1 0 1 2, है ना? 5 ऑर्बिटल हो गए, और 5 ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 × 2 10, और उससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन। तो एक बार देखो, ये जो डायग्राम टेबल है वो एक बार आपका होमवर्क आज मैं यही देता हूँ। होमवर्क ये है, इस टेबल को एक बार अपनी रफ कॉपी में ड्रॉ करेंगे। टेबल ये लिखा हुआ है, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये देखो, तीनों को मैंने ड्रॉ करके दिखाया, देखना इनके अंदर पार्टीशन वाइज करना है। तो आज इसको एक तो पढ़ोगे, समझोगे, और उसके बाद ड्रॉ करोगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान देना, अगर नहीं आए तो फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस ओके, ठीक है बेटा, अपने आप करके देखना, एक बार कोशिश करना समझने की, और फिर मैं आपको नहीं तो कल बताऊंगा, ठीक है? होमवर्क करना है, इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है, इस टेबल को। चलो ओके बाय, टेक केयर।